हमारे रहीम सबसे पहले थोड़ा साइल में अरूज के मुतालिक पढ़ लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि दूसरी सदी हिजरी में इल्म अरूज को खलील इब्न अहमद बसरी ने इजाद किया था। इस इल्म के जरिए शेर के हर लफ्ज का वजन मालूम किया जाता है। किसी भी शेर को वजन की कसौटी पर परखा जा सकता है। इल्म अरूज के जरिए हम ये देखते हैं कि कोई भी शेर शायरी के मियार पर पूरा उतरता है या नहीं। इसको शायरी की रियाजी भी कहा जाता है। हर शेर मुकर्रा औजान पर कहा जाता है। इस हवाले से इल्म अरूज के हवाले से आज हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे, उनको आप याद करते जाएं। हर शेर, हर मिसरा चंद अरकान पर मुश्तमिल होता है और किसी भी शेर के अंदर, किसी भी मिसरे के अंदर जो अरकान होते हैं वो हमेशा तीन चीजों पर मुश्तमिल होते हैं। एक है सबब, एक है वतद और एक है फासला। आज सिर्फ इनके मानी बताए जाएंगे। यानी हर मिसरा, हर शेर अरकान से मिलकर बनता है और अरकान सबब, वतद और फासला से मिलकर बनते हैं। हर शेर मिसरों से मिलकर बनता है। मिसरों से, मिसरे जो है वो अरकान से मिलकर बनते हैं। अरकान सबब, वतद और फासला से मिलकर बनते हैं। हर शेर मिसरों से मिलकर बनता है। मिसरों, मिसरे अरकान पर मुश्तमिल होते हैं और अरकान सबब, वतद और फासला पर मुश्तमिल होते हैं। सबब, वतद और फासला तीनों अरबी जुबान के लफ्ज हैं। सबब का मतलब होता है रस्सी। वतद का मतलब होता है मेख, कील या मेख। और फासला का मतलब होता है सुतून यानी थंभा। तो सबब, वतद और फासला, ये तीन अज्जा हैं जिनसे अरकान बनते हैं। अरकान से फिर मिसरे बनते हैं। मिसरों से फिर शेर बनता है। अशार से फिर गजल या कसीदा या मसनवी या कोई और सिन्फ नमूदार होती है, तामीर होती है। तो इल्म अरूज में अशार के वजन को परखा जाता है और वजन अरकान से बनते हैं और अरकान सबब, वतद और फासला पर मुश्तमिल होता है। तो आज के लेक्चर में जो बुनियादी इस्तिलाहात अरूज हैं उनको हमने पढ़ा है। इल्म अरूज की आज तीन बुनियादी इस्तिलाहात सिर्फ हमने उनके मानी पढ़े हैं। कल इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। चलिए थोड़ा सा सबब के बारे में बता दूं। सबब दरअसल ऐसा लफ्ज होता है, ऐसा कलमा होता है
बल्कि इसकी पहले दो अकसाम देख लेते हैं। सबब जिसके लुग़वी मानी रस्सी के हैं, इसकी दो अकसाम हैं, सबब खफीफ और सबब सकील। दो हरफी लफ्ज को सबब कहा जाता है। ऐसा कलमा, ऐसा लफ्ज जो दो हरफों से मिलकर बनता है, उसको सबब कहते हैं। जैसे डर, कर, बर, मर, यानी जो भी दो लफ्ज हैं उनको सबब कहेंगे। इल्म अरूज में दो हरफों वाले कलमे को सबब कहा जाता है। ये दो कलमे फिर मुख्तलिफ होते हैं। कुछ कुछ कलमे ऐसे होते हैं जो दो हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं। उनमें पहला हर्फ मुतहर्रिक होता है, यानी उस पर जेर जबर पेश होता है, और आखिरी हर्फ जो दूसरा हर्फ होता है वो साकिन होता है, यानी उस पर जज्म होता है। जैसे मैं कहता हूं कर, काफ पर जबर है, रे पे जज्म है। डर, मर, बर। तो ऐसा कलमा जिसका पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा हर्फ साकिन हो, उसको सबब कहते हैं। सबब खफीफ का कहते हैं उसको, सबब खफीफ। दो हरफी कलमे को सबब कहते हैं। इसकी पहली किस्म है सबब खफीफ, जिसमें पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा हर्फ साकिन होता है। और है सबब खफी, सबब सकील। ये भी दो हरूफ पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसमें जो, या तीन हरूफ पर भी मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन इसमें जो पहले दो हरूफ होते हैं वो मुतहर्रिक होते हैं। जैसे हम लफ्ज पढ़ते हैं रमजान, ये गलत है। दुरुस्त तलफ़ुज़ है रमजान, यानी रे पे भी जबर है, मीम पर भी जबर है। रमजान पढ़ना है हमने इसको। जैसे हम उलमा पढ़ते हैं, ओला, यानी एन पर पेश है, लाम पे जबर है, ओला। इसके जो पहले दो हरूफ हैं वो सबब सकील है, यानी दोनों हरूफ मुतहर्रिक हैं। इसी तरह बरकत पढ़ते हैं, हालांकि दुरुस्त तलफ़ुज़ है बरकत, बे पे भी जबर है, रे पे भी जबर है, बरकत। तो आज हमने पढ़ा कि इल्म अरूज की तीन बुनियादी इस्तिलाहात हैं, सबब, वतद और फासला। सबब का मतलब होता है रस्सी, वतद का मतलब होता है मेख, और फासला का मतलब होता है सुतून। दो हरफी लफ्ज, दो हरफी कलमा सबब कहलाता है। इसकी दो किस्में हैं। सबब खफीफ, ऐसा दो हरफी कलमा जिसका पहला हर्फ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन होता है, उसको सबब खफीफ कहते हैं। सबब सकील, जिसमें दोनों हरूफ मुतहर्रिक होते हैं। बरकत में बारा, उलमा में उल, रमजान में राम, और ये चीजें। तो आज हमने इल्म अरूज की तीन बुनियादी इस्तिलाहात, सबब, वतद और फासला का मुतालिया किया। उसमें से सबब का हमने मुतालिया किया, सबब खफीफ और सबब सकील। सबब खफीफ का भी हमें पता चल गया, पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा हर्फ साकिन। इसी तरह सबब सकील का भी पता चल गया कि जिसमें पहले दो हरूफ मुतहर्रिक होते हैं। जी, आज हमने कौन सी बहर पढ़नी है? पहले हम कौन सी बहर पढ़ चुके हैं, किसी को इल्म है?
कौन कौन सी बहरे फहूल का मुतकारिब, मुताला हो चुका बहरे है? हसज। मिस रुखसाना, आपको पता है? सर बहरे मुतकारिब और बहरे हसज पढ़ चुके हैं हम। अच्छा, तो हजरत पढ़ा हाँ जी, थोड़ा सा। इनको थोड़ा बहुत अगर कोई बयान कर दे। जी सर, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी, इसको बयान कर। अरबी में जो है वो 12 अलूम मशहूर हैं, और अरबी के 12 अलूम में एक इल्म जो है वो इल्म अरूज है। ये 2री सदी हिजरी में बसरा के रहने वाले खलील इब्ने अहमद बसरा के इसके मुजद हैं। उन्होंने अल्लाह ताला से एक दिन दुआ की थी कि अल्लाह मुझे ऐसा अनोखा और मुनफरिद इल्म अता फरमा जो किसी और को अता ना किया गया हो। तो इल्म अरूज जो है वो अशार के वज़न को जांचने का इल्म है, और अशार के वज़न को बहर कहते हैं। उर्दू शायरी में 19 बहरें जो हैं वो मुस्तामिल हैं। एक सालम यानी मुकम्मल बहर में 4 अरकान होते हैं। सबसे पहली जो हमने बहर पढ़ी थी वो बहर मुतकारिब है। इसके अरकान हैं फ़ाउलुन 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 फ़ाउलुन। इसके हर रुकन में जो है वो 5 हरूफ होते हैं। इकबाल की नज़्म, साकीनामा, मजीद अमजद की नज़्म, ऑटोग्राफ और नून मीम राशिद की नज़्म हसन कूसागर और मसनवी सहरुल बयान जो है वो बहरे मुतकारब में लिखी गई हैं। इसकी एक शेरी मिसाल देख लेते हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इसकी तकतीब बहरे मुतकारिब में ऐसे होगी। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। दूसरी हमने बहर पढ़ी थी बहरी खज़ज। इसके अरकान हैं मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। इसके अरकान की तादाद 7 है। बहरे खज़ज मुसम्मन सालम जो है इसमें तमाम अरकान मौजूद होते हैं। एक शेरी मिसाल इसकी देख लेते हैं। मेरे ही सामने दामन उठाकर नाज से चलना, मुझी से फिर गिला उल्टा मेरे चाके गिरे बांका। इसकी तकतीब बहरे हसज में कुछ ऐसे होगी। मेरे ही सामने दामन उठाकर नाज से चलना, मुझी से फिर गिला उल्टा मेरे चाके गिरे बांका। एक और शेर देख लेते हैं। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो इसकी तख्ती ऐसे होगी। नहीं तेरा नशेमन कस रे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जी सर। जी माशाल्लाह, जबरदस्त। बहरे हजज के हवाले से एक अहम बात यह है कि रुबाई, आपके इल्म में है कि रुबाई हमेशा बहरे हजज में लिखी जाती है। कता और रुबाई का जो बुनियादी फर्क है वो बहर का है। कता किसी बहर में भी लिखा जा सकता है, लेकिन रुबाई हमेशा बहरे हजज में लिखी जाती है। तो आप में से कोई मुझे रुबाई की मिसाल सुना सकता है? ये और बात है कि रुबाई के फिर 24 औजान होते हैं, यानी मफाइलुन 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 के वजन तब्दील हो जाता है, लेकिन हमेशा 24 औजान के अंदर ही रुबाई लिखी जाती है। रुबाई हमेशा बहरे हजज में लिखी जाती है। बहरे हजज के अरकान का आपको पता है, मफाइलुन। और रुबाई हमेशा 24 औजान में लिखी जाती है। वो 24 औजान इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो आप में से कोई मुझे रुबाई की मिसाल सुना दे। आज हमने पढ़नी है नेक्स्ट बहर, बहरे सर कामिल। मैं अपनी रुबाई सुनाता हूँ, क्या ये वो तख्ती में आती? जी जी, सुनाइए। सर कॉलेज में एक रुबाई लिखी है।
तौबा तौबा अल हफीज वल अमान बन गए हैं। तौबा तौबा अल हफीज वल अमान बन गए हैं। बच्चे कॉलेज के वबाले जान बन गए हैं। तशबीह में है बजा सूरत इबलीस। इस्तिआरा में पूरे शैतान बन गए हैं। जबरदस्त, ठीक है जी। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे बहरे कामिल। तीसरी बहर है बहरे कामिल। मुकम्मल से लफ्ज निकला है कामिल। बहरे कामिल मुसम्मन सालम। सालम ऐसी बहर होती है कि जिसके अरकान पूरे होते हैं। और मुजाहिफ ऐसी बहर होती है कि जिसके अरकान में जुहाफ करता जाता है, कमी बेशी की जाती है उसके अरकान में। बहरे कामिल मुसम्मन मुसम्मन सालम, इसके जो अरकान हैं वो है मुतफ़ाइलुन, 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 मुतफ़ाइलुन। मीम ते फे अलिफ, 4 हरूफ ये हो गए। एन लाम नून, 3 हरूफ ये हो गए। यानी बहरे कामिल में हर रुकन 7 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। जब हम सबब, वतद और फासला को मुकम्मल पढ़ लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इस रुकन में कितने वतद हैं, कितने सबब हैं, कितना फासला है। वो बात की बातें हैं। तो एक शेर है, मुझे आरज़ुए वफा रही, मुझे आरज़ुए वफा रही, तुझे मश्के जोरे जफा रही। मुझे आरज़ुए वफा रही, तुझे मश्के जोरे जफा रही। कहूँ क्या कि तेरे सितम से अब, कहूँ क्या कि तेरे सितम से अब मेरे सर बला सी बला रही। अब अगर इसकी हम तख्ती करें मुतफ़ाइलों में, यानी 7 हरूफ में हमने इसको टुकड़े टुकड़े करना है, तो इसका पहला रुकन बनेगा मुझे आरज़ुए मुतफ़ाइलों। इसमें 7 रुकन आ जाएंगे। मुझे आरज़ुए। दूसरा रुकन बनेगा वफा रही मुतफ़ाइलों, वफा रही। तीसरा बनेगा तुझे मश्क जो। अब जोर का जो रे है वो आगे चला जाएगा। जैसे सितारों से आगे जहां और भी है, रे आगे चला गया था। इसी तरह यहाँ पे तुझे मश्क जो, रे जफा रही, रे जफा रही अलग बन जाएगा। बहरे कामिल मुसम्मन सालम, जिसके अरकान है मुतफ़ाइलुन, 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 मुतफ़ाइलुन। एक शेर था, मुझे आरज़ुए वफा रही, तुझे मश्क जोरे जफा रही। इस मिसरे को हम देख रहे थे। मुझे आरज़ुए, ये पहला रुकन बन जाएगा तख्ती में मुतफ़ाइलुन। वफा रही मुतफ़ाइलुन, तुझे मश्क जो मुतफ़ाइलुन, रे जफा रही मुतफ़ाइलुन। मुझे आरज़ुए वफा रही, तुझे मश्क जो रे जफा रही। दूसरा मिसरा था, कहूँ क्या कि तेरे सितम से अब मेरे सर बला सी बला रही। अब इसकी तख्ती करते हैं दूसरे मिसरे की। कहूँ क्या कि तेर, यानी बड़ी ये जो है तेरे की वो आगे चले जाएगी। कहूँ क्या कि तीर मुतफ़ाइलुन, ये सितम से अब, बड़ी ये और सितम से अब। कहूँ क्या कि तेरे सितम से अब मेरे सर बला, मेरे सर बलासी, ये एक और रुकन बन जाएगा। मेरे सर बलासी मुतफ़ाइलुन, बला रही मुतफ़ाइलुन, ये आखिरी बन जाएगा। दोबारा देखिए, कहूँ क्या कि तेरे सितम से अब मेरे सर बलासी बला रही। मुतफ़ाइलुन बनेगा कहूँ क्या कि तीर, ये बड़ी आगे जाएगी। ये सितम से अब,
ये दूसरा रुकन हो गया। मेरे सर बलासी, ये तीसरा हो गया। बला रही, ये चौथा हो गया। तो बहरे कामिल जिसके अरकान थे मुतफाइलुन 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 मुतफाइलुन, उसका एक शेर था, मुझे आरज़ू है वफा रही तुझे मश्क जोरे जफा रही। कहूँ क्या कि तेरे सितम से अब मेरे सर बला सी बला रही। इसकी तख्ती हमने की थी, मुझे आरज़ू है वफा रही तुझे मश्क जो रे जफा रही। कहूँ क्या कि तीर रे सितम से अब मेरे सर बला सी बला रही। इसका एक और शेर देख लें बहरे कामिल का। जो नसीम सुबह लिपट गई किसी गुल के दामन पाक से, जो नसीम सुबह लिपट गई किसी गुल के दामन पाक से, तो शुआए महर ने एक छड़ी जड़ी उसको आके सटाक से। इसका पहला मिसरा देख लें। जो नसीम सुबह लिपट गई किसी गुल के दामन पाक से, मुतफाइलुन 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 मुतफाइलुन। तो आज हमने ये तीसरी बहर पढ़ी, बहर कामिल। थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए इसका सिर्फ एक ही शेर करते हैं। मुझे आरज़ूए वफा रही तुझे मश्क जो रे जफा रही। मुझे आरज़ूए वफा रही तुझे मश्क जो रे जफा रही। कहूँ क्या कि तेरे सितम से अब मेरे सर बलासी बला रही। तो इसका वजन बनेगा मुतफाइलुन 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 मुतफाइलुन। जी, कोई इस बहर के बारे में जो अभी मैंने पढ़ाई है वो एक दफा इसको रिवाइज कर दे कि सबब क्या है, वतद क्या है, फासला इसके लुग़वी मानी क्या है। सबब की दो किस्में बताई हैं, सबब खफीफ, सबब सकील, और इसकी फिर दो एग्जाम्पल्स बताई हैं, वो बता दे और इस एक शेर की तख्ती कर दे। कोई इसको रिवाइज कर दे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं कर हाँ जी बिल्कुल। जी सर, आज हमने जो पढ़ा है वो सबसे पहले तो ये अरकान हमने पढ़े हैं कि वो अरकान जो होते हैं किसी भी मिसरे के अंदर वो बब, वतद और फासला पर मुश्तमिल होते हैं। सबसे पहले इस बब का जो होता है मतलब वो होता है रस्सी, वतद का मतलब कील या मेख, और फासला का मतलब सतून। सबब होता है ऐसा दो हरफी कलमा जिसका पहला हरफ मुतहर्रक और दूसरा साकिन हो, जैसे कि कर, बर और मर। सबब की फिर दो आगे इकसाम हैं, सबब हफीफ और सबब सकील। सबब हफीफ ऐसा दो हरफी कलमा जिसका पहला हरफ मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, और दूसरा सबब सकील, इसके पहले दो हरफ मुतहर्रिक होते हैं। और इसकी मिसाल है रमज़ान, उलमा और बरकत। जैसे बरकत तो हमने पढ़ते हैं तो वो नहीं सही है, इसको पढ़ना है बरकत। तो इसके बाद हमने जो बहर पढ़ी है वो पहले हम दो बहरें पढ़ चुके हैं, बहर मुतकारब और बहर हजज। तो आज हमने जो पढ़ी है वो तीसरी है, बहर कामिल। ऐसी बहर जिसके अरकान पूरे हों उसको सालिम बहर कहते हैं, और जिसके अंदर कोई भी रुकन जो है उसकी कमी बेशी या उसको हज़फ कर दिया जाए तो उसको मुज़ाहफ कहते हैं। तो बहर कामिल के अरकान के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके मुतफ़ाइलुन 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 अरकान हैं, और इसके हरूफ होते हैं वो 7 होते हैं हर रुकन के अंदर। इसकी मिसाल है, मुझे आरज़ुए वफ़ा रही तुझे मशके जो रे जफ़ा रही। कहूँ क्या कि तीर ये सितम से अब मेरे सर पे बला सी बला रही। इसकी तख्ती करेंगे तो सबसे पहले होगा, मुझे आरज़ुए वफ़ा रही तुझे मशके जो रे जफ़ा रही। कहूँ क्या कि तीर ये सितम से अब मेरे सर बला सी बला रही। जबरदस्त। आपका क्या नाम है?
सना गफूर सर। माशाल्लाह, सना गफूर, ऐसे लग रहा था जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ। हर्फ बहर्फ आपने वैसे ही बयान कर दिया। मैम नगीना इनसे विदा मांगे, ये हर्फ बहर्फ याद कर रही हैं, पढ़ रही हैं। जी सना भेजिए मेरी तरफ विदा। देख क्या लें। भी जी जी, तो समझ नहीं आई मैम ने क्या कहा। मैंने कहा मेरी तरफ बादाम भेज दें, थोड़ा गला खराब है। थैंक यू मैम, आपसे सीखा सब कुछ, आपसे सर। लेकिन मैम देखिए, इस बच्ची ने हर्फ बहर्फ जैसे मैंने बताया है वैसे ही उन्होंने बयान कर दिया है। बड़ा अमेजिंग है ये तो। अच्छा खैर, नेक्स्ट, माशा- फिलॉसफी दरअसल तालीम का एक नजरिया है। यानी हम कह सकते हैं फिलॉसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन। फलसफा क्या है? तालीम का एक नजरिया है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो फिलॉसफी और एजुकेशन एक सिक्के के दो रुख हैं, एक दरिया के दो किनारे हैं, एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम है। एजुकेशन और फिलॉसफी को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। रॉस ने कहा था कि एजुकेशन एंड फिलॉसफी आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। एजुकेशन और फिलॉसफी एक सिक्के के दो रुख होते हैं। प्रैग्मेटिज्म के नजदीक एजुकेशन क्या है? प्रैग्मेटिज्म के नजदीक एजुकेशन एक्सपीरियंस का नाम है, और इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया था जॉन ड्यूई ने, लर्निंग बाय डूइंग। यानी इंसान अमली तौर पर काम करके जो कुछ सीखता है वो दरअसल एजुकेशन है। यानी सीखने के अमल से इंसान जो एक्सपीरियंस हासिल करता है उसको एजुकेशन कहते हैं। चलें जी, ये 4-5 चीजें आज हमने प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ी हैं। प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन का जदीद तरीन फलसफा है। यूरोप में प्रैग्मेटिज्म के फलसफे के मुताबिक तालीम दी जा रही है। ये फलसफा तालीम बच्चों की इंडिविजुअल नीड पर फोकस करता है। इनके नजदीक तालीम का मकसद समाजी शऊर पैदा करना होता है। फिलॉसफी एजुकेशन का एक हिस्सा है, एक नजरिया है। और प्रैग्मेटिस्ट के नजदीक तालीम दरअसल एक्सपीरियंस का नाम है। और इसके लिए बड़ा एक मशहूर जुमला है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि जॉन ड्यूई ने एजुकेशन की क्या तारीफ की। उसने कहा था कि वन ounce of practical is better than 1 ton of theory। यानी एक छटाक अमली इल्म 1000 टन नजरियात के इल्म से बेहतर है। तो ये प्रैक्टिकल को इतना फोकस करते हैं। जी मैडम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल पेपर नंबर 77। अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि सर जनरल नॉलेज स्टार्ट करने से पहले हाशमी बीजापुरी की रेख्ती सुना दें। सजन आवे तो पर्दे से निकल कर बाहर बैठूंगी। ऐसे दिया करें। ये मैसेज आ जाते हैं मैम, मैं क्या करूं। सजन आवे तो पर्दे से निकल कर बाहर बैठूंगी, बहाना करके मोतियां का पिरोने हार बैठूंगी। उनु या आओ कहेंगे तो कहूंगी काम करती हूँ, अठलती हो और मठलती चुप घड़ी 2-4 बैठूंगी। चलें जी, उसके बाद आप फिर स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज।
Evidence does not need proof. जी, एविडेंस को प्रूफ की जरूरत नहीं होती। उर्दू में इसका करीब तरीन तर्जुमा होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, आरसी शीशे को या आईने को, यानी जो कंगन हाथ में हो उसको देखने के लिए आईने की जरूरत नहीं होती, यानी जो चीज सामने हो उसके सबूत की जरूरत नहीं होती। दूसरा है, मनाकिब के क्या मानी है। मनाकिब का मतलब होता है खूबियां। मनकबत की ये जमा है मनाकिब, खूबियां। अंग्रेजी में इसका तर्जुमा होगा करेक्टरिस्टिक्स। तीसरा सवाल है, तनसीख के क्या मानी है। तनसीख, तनसीख का मतलब होता है मनसूख कर देना। इसका अंग्रेजी तर्जुमा बनेगा एब्रोगेट। चौथी मारूजी है, इश्तिराक के मानी बताने हैं। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, इश्तिराक का मतलब होता है कोलैबोरेशन। पांचवा लफ्ज है खाका में बादहन। ये फारसी तरकीब है, खाक में बादहन, मेरे मुंह में। खाके, खाका में बादहन, मेरे मुंह में खाक। इसको खाका में बादहन नहीं पढ़ना बल्कि बादहन। बे पर जबर है, दाल पर भी जबर है। खाका में बादहन। मुश्ताक अहमद यूसुफी की एक किताब का नाम भी है। जब कोई शख्स गुस्ताखी करे, सख्त कलमा बोले, बद कलामी करे, बदशगुनी करे, तो उस वक्त यह कलमा बोला जाता है, खाका में बादहन, मेरे मुंह में खाक, यानी ऐसा ना हो। खाका में बादहन, मेरे मुंह में खाक, इसका अंग्रेजी तर्जुमा बनेगा इनसेंसेट। इनसेंसेट। अब देखें, तैयारी का एक लेवल होता है। आप सब पढ़ते हैं खाका में बादहन। बहुत कम तालिब इल्म होते हैं जो लुगत से खाका में बादहन का मतलब देखते हैं, इसके मानी देखते हैं और इसका अंग्रेजी तर्जुमा देखते हैं। तो सरसरी तैयारी नहीं करनी, थोड़ी सी डीप तैयारी करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके तैयारी करनी है। छठी मारूजी है, मोर हेस्ट लेस स्पीड। इसके क्या मानी है। इसका मतलब होता है आगे दौड़ पीछे छोड़। मारूजी है मैन इन पार्ट्स। मैन इन पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्से रखने वाला आदमी, यानी जो मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल का हामिल शख्स होता है। बासलाहियत शख्स को कहते हैं। अक्सर लोग इसको सलाहियत पढ़ते हैं जबकि सलाहियत है, स्वाद पर जबर है। बासलाहियत शख्स को मैन इन पार्ट्स कहा जाता है। ब्लेसिंग, नेमत को कहा जाता है। ये पेयर ऑफ वर्ड्स देख लें। फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, तो इसी तरह बर्ड्स के ऊपर फीदर होते हैं। वो गलफड़ों की मदद से सांस लेती है, चलती है। इसी तरह बर्ड्स जो है फीदर की मदद से उड़ते हैं। तो फिश स्केल्स, बर्ड्स फीदर, ये उसका करीब तरीन मानी होगा। 10वीं मारूजी है, बॉटनी का ताल्लुक प्लांट्स से होता है। नबातात, बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। इसी तरह जियोलॉजी यानी जोग्राफिया का इल्म का ताल्लुक जमीन से होता है। बॉटनी प्लांट्स, जियोलॉजी अर्थ।
11वीं मारूजी है आई केम डैश एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन एंड लिबर्टी मार्केट दिस मॉर्निंग। इसका तर्जुमा ये बनेगा कि आज लिबर्टी मार्केट में मेरे अपने पुराने किसी दोस्त से इत्तफाकन मुलाकात हुई। तो केम अक्रॉस लफ्ज होता है, केम अक्रॉस का मतलब होता है इत्तफाकन मुलाकात करना। तू अगर इत्तफाकन मिल भी जाए तेरी फुर्सत के सदमे कम ना होंगे। तू अगर इत्तफाकन मिल भी जाए तो तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। इत्तफाकन मिलना, इत्तफाकन मिलने को कहते हैं केम अक्रॉस। केम अक्रॉस, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन इन लिबर्टी मार्केट दिस मॉर्निंग। आज सुबह लिबर्टी मार्केट में मेरे अपने देरीना दोस्त से इत्तफाकन मुलाकात हुई। उसके बाद है आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस। कंग्रेचुलेट ऑन होता है किसी को मुबारकबाद देना उसकी किसी कामयाबी पर। कंग्रेचुलेट के साथ प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल होती है। के में क्रॉस होती है, कंग्रेचुलेशन ऑन होती है। उसके बाद है मिलेनियर। मिलेनियर का दुरुस्त तलफ़ुज़ बताना है, उसके सही स्पेलिंग बताने हैं। ए जो है जी मिलेनियर, MINNIONAIR मिलेनियर यानी कि लाखपति। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है कुलीग। कुलीग के दुरुस्त स्पेलिंग बताने हैं। COLLEAGUE, UE वाला जो है वो कुलीग दुरुस्त है। AGUE वाला ऊपर लिखा हुआ है AGE, ये गलत है। यहाँ पर AGUE, यू मिस था तो हमने यू इजाफी लगाना है उसके अंदर। EAGUE क्लिक। 15वीं मारूजी है बिगिनिंग के दुरुस्त स्पेलिंग बताने हैं। बिगिन होता है BEGIN और निंग NINING। बिगिनिंग सी जो देख ले, बिगिनिंग BEGINNING। बैग एन एंग, ये याद रख ले, BEG बैग INNING एंग, बैग एन एंग बिगिनिंग। उसके बाद है अंपायर का ताल्लुक ग्राउंड फील्ड से होता है और इसी तरह जज का ताल्लुक कोर्ट रूम से होता है। जैसे अंपायर प्लेग्राउंड में ठहरता है, स्टैंड होता है, इसी तरह जज जो है वो अदालत में बैठता है। इसका करीब तरीन यही बनेगा। उसके बाद सिमिलर, मुतरादिफ, इसका मुतजाद बनेगा एंटोनम। सिमिलर का मुतरादिफ बनेगा एंटोनम। सेनोनम और एंटोनम, सेनोनम को फिर सिमिलर भी कहा जाता है तो इसका मुतजाद एंटोनम होगा। ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए जैसे कोरोना, पैंडेमिक उसको कहा जाता है। और ऐसी बीमारी जो एक मखसूस इलाके में हो उसको एपिडेमिक कहा जाता है। पैंडेमिक जो पूरी दुनिया में फैले। उसके बाद सवाल नंबर 19 है कौन सा जुमला दुरुस्त है। सीनरी की जमा सीनरी होता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। इज ब्यूटीफुल, सीनरी वहद इस्तेमाल होता है। बी जो ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। सवाल नंबर 20 है टू शेल आउट। शेल आउट का मतलब होता है रकम खर्च करना, स्पेंड मनी, रकम खर्च करना। अच्छा जी, आगे पढ़ें या काफी है? मेरे ख्याल में 30 कर लेते हैं। उसके बाद है टू स्पिल द बीन्स। ये मुहावरा है अंग्रेजी का। इसका मतलब होता है कोई खुफिया मालूमात अफशा करना, कोई राज की बात जाहिर करना। स्पिल द बीन्स।
बीन्स कहते हैं बीज को, यानी बीज को जब आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर में से वो गरी निकलती है। तो ये उसके लफ्जी मानी है, जबकि इसके मुहावराती मानी होंगे कि कोई राज की बात आउट करना। उसके बाद है इफ इट इज जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड, इट्स व्हाट्स यू नीड। यानी जो बात डॉक्टर कहता है वो दरअसल आपकी जरूरत होती है। वो मुकम्मल गलत बात भी नहीं करता, वो ड्रामेटिक बात भी नहीं करता, वो नई बात भी नहीं करता, बल्कि डॉक्टर जो बात करता है वो दरअसल आपकी नीड होती है, आपकी जरूरत होती है। तो सी जो दोस्त होगा। उसके बाद है हार्मनी, हम आहंगी को कहते हैं, कंकॉर्ड यानी कि आपस में मिला हुआ। शी बॉट मोर एक्सपेंसिव कार, कार के साथ एक का लफ्ज इस्तेमाल होता है, शी बॉट अ कार, उसने एक गाड़ी खरीदी, शी बॉट ए कार। तो इसमें आर्टिकल ए आएगा, एंड नहीं आएगा। मारूसी नंबर 25 है कि चेंज वॉइस, फेल मारूफ और फेल मजहूल। किसी ने पढ़ा है फेल मारूफ और फेल मजहूल किसे कहते हैं? क्या कोई बता सकता है मुझे? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सर इसी को चेंज कर दूं? सर नहीं, जिसका फेल करने वाला फेल काम मारूफ करने होता वाला है। मालूम हो उसे फेल मारूफ कहते हैं। और सर गुड, ठीक पैसिव है वॉइस में जिसका फेल मजहूल हो यानी करने वाला मालूम ना हो। जी। फाइल जिसका मालूम ना हो वो मजहूल होता है, और जिस फेल का फाइल मालूम हो उसको फेल मारूफ कहा जाता है, एक्टिव वॉइस कहा जाता है। तो शी राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखती है, एक खत उससे लिखा गया। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और अ लेटर इज रिटन बाय हर। अच्छा, उसके बाद है आई विल हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बिफोर डैश द एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा आपके पहुंचने से काबल। तो विल हैव के साथ प्रेजेंट इस्तेमाल होगा, यू रीच। आई विल हैव रीच्ड, मैं पहुंच जाऊंगा द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, बिफोर यू रीच, आपके पहुंचने से काबल। तो अगर पहले हिस्से में विल हैव हो तो दूसरे हिस्से में प्रेजेंट आता है, फिलहाल आता है, तो यू रीच आएगा, यू रीच। 27th ऑब्जेक्टिव है द सिनोनिम्स ऑफ रियर। रियर का मतलब होता है फौज का जो पिछला हिस्सा होता है ना, फौज के पिछले हिस्से को रियर कहते हैं। बैक, किसी भी चीज के पिछवाड़े को, पीछे वाले इहाते को रियर कहते हैं। बैक इसका मानी होंगे। उसके बाद है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस ऐसी चीज जो मुख्तलिफ अज्जा से मुरक्कब हो, यानी डिफरेंट अशिया का जो मजमुआ होता है उसको हेट्रोजीनियस कहा जाता है। और उसके बाद है चूज द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। दुरुस्त हमने कैपिटल देखना है। माई साइकोलॉजी टेस्ट वाज हेल्ड ऑन मंडे। अब जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसके साथ हमेशा कैपिटल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इस फिक्रे में दो दो अस्मा इसमें मार्फा हैं, प्रॉपर नाउन है। एक है साइकोलॉजी, ये भी प्रॉपर नाउन है, जहां भी लिखा जाएगा इसका पी बड़ा लिखा जाएगा। दूसरा है मंडे यानी सोमवार या पीर। तो ये दोनों लफ्ज जहां आएंगे तो ये इनके साथ कैपिटल का लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो बी जो दुरुस्त है, माई साइकोलॉजी टेस्ट वाज हेल्ड ऑन मंडे। तो बी जो साइकोलॉजी भी कैपिटल होगा और मंडे भी कैपिटल होगा। तो ठीक है मैम, आज का इतना काम काफी है। इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट।